तो हम लोगों ने जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ लिया था। उसके बाद बचा हुआ है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर में आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल, है ना, फिनाइल कीटोनिल, ये सब पढ़ा था। उसके अलावा फिर और बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, हीमोफीलिया वगैरह। अब जो आज का टॉपिक है वो है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोम में डिफेक्ट आने से जो डिसऑर्डर होता है उसे कहा जाता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो इसको पहले हेडिंग डालते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोजोम में डिफेक्ट के कारण हमारे शरीर में टोटल 46 क्रोमोजोम है। टोटल हमारे शरीर में 46 क्रोमोजोम है। जिस कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? और क्या बचा हुआ था? सिकल सेल हुआ था? सिकल सेल नहीं हुआ था? अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग थोड़ा रिवर्स आ जाते हैं ना। तो चलो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। इसको उधर पलट देंगे। तो जीन डिसऑर्डर में कुछ बचा हुआ था, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। देखो ये क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि यह एक प्रकार का रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, एट एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो होता क्या है इसमें कि जैसे हमारा जो आरबीसी है, हमारा जो आरबीसी है उसका जो शेप होता है, ये आरबीसी है, और इसका जो शेप होता है वह होता है बाइकॉनकेव शेप का होता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है उस समय आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और वह इस तरह का शेप में बदल जाता है ना। जैसे किसी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, डिजीज है, तो उसका जो आरबीसी होता है बाइकॉनकेव शेप का, वो ऑक्सीजन की कमी में, लो ऑक्सीजन, जैसे कोई सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, अगर उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है शरीर में, तो ऑक्सीजन कम होने के कारण उसका आरबीसी जो होता है वह चेंज हो जाता है और वह बाइकॉनकेव से सिकल शेप में बदल जाता है। सिकल शेप मतलब होता है दो कॉर्नर पे दो कोना होना, उसको कहा जाता है सिकल। सिकल समझ रहे हो? मतलब दो कोना अगर हो, कॉर्नर हो, यहां पर देख रहे हो, एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, दो कॉर्नर हो जाना, उसी को सिकल बोलते हैं। अब सिकल शेप हो गया, अब आरबीसी ऐसा था, हो गया ऐसा। तो अब ऐसा शेप चेंज हो जाने के कारण डब्ल्यूबीसी इसे मार देती है, पकड़ पकड़ के इसको कूट देती है सिकल सेल को। ठीक है, तो सिकल सेल कुटा गया तो आरबीसी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी घट गया मतलब खून कम हो गया। खून का कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी। और यहां पर खून की कमी सिकल शेप हो जाने के कारण हो रहा है, तो इसीलिए इसका क्या नाम है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल के जैसा आरबीसी हो जाता है जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं
when biconcave RBC, when biconcave RBC convert into sickle shape in low oxygen tension, in low oxygen tension, then our WBC या our immunity है ना, our immunity attack on sickle shape RBC which cause decrease in RBC या blood. So this disease is called sickle cell एनीमिया, है ना। तो यहाँ पर डिक्रीज इन ब्लड आरबीसी जो है इसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं, ब्लड का कम हो जाना उसको एनीमिया कहते हैं। और सिकल सेप हो जाने के कारण अगर हो तो उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो बहुत तरह के एनीमिया होते हैं। खून की कमी कई प्रकार से हो सकती है। ये एक ऐसा कमी है जो जेनेटिकल होता है। कैसा होता है? जेनेटिकल होता है। जो जीन होता है वह आरबीसी के शेप को चेंज कर देता है सिकल के में, जिसके कारण खून की कमी हो जाती है, अटैक कर देगा। आपका सेल अगर शेप में गड़बड़ाया कहीं पे, उसको इम्यून सिस्टम मार देता है। समझ रहे हो? ये जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी सेल को वो पहचानता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया। अब इसका कारण क्या है? क्यों आरबीसी जो है वह सिकल शेप में हो जाती है? क्या होता है जो सिकल सेल पेशेंट जो है, ऐसे पेशेंट में जो है आरबीसी सिकल शेप में हो जाता है? तो हम लोग लिखेंगे कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्या लिखेंगे? इसका क्या कारण है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहली बात देखो कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसका जो जीन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, HbA और HbS। क्या होता है? देयर आर टू जीन that is HbA and HbS। ठीक है, दो जीन होते हैं, है ना। यदि जीनोटाइप देखो ऐसा है, इसमें तीन तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, HbA HbA, ठीक है, ए एक साथ आया, और दूसरा है HbA HbS, ये भी आ सकता है, और एक आ सकता है HbS HbS। देखो तीन तरह के जीनोटाइप होंगे, मतलब सिकल सेल एनीमिया के दो जीन होते हैं। कितने जीन हैं? दो होते हैं, HbA और HbS। तो अगर किसी मनुष्य में अगर ये दोनों जीनोटाइप आए, जीनोटाइप आप लोग को याद है, तो ये दोनों जीनोटाइप आए तो वो जो होगा नॉर्मल होगा पेशेंट। लेकिन अगर ये जीनोटाइप आए तो ये अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब इस आदमी को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं व्हेन जीन्स HbS comes together
then human affected with sickle cell anemia. अब देखो एचबीएस आने से क्या होता है। एचबीएस जैसे मान लो आपके ब्लड में एचबीएस आ गया, ठीक है। याद रखो सिकल सेल एनीमिया ज्यादातर अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, उधर बहुत होता है। मलेरिया भी उधर ज्यादा होता है, गर्म प्रदेश है, सिकल सेल एनीमिया भी वहां पर हो जाता है। तो वहां अगर किसी पेशेंट में ये दोनों जीन आ गए, एचबीएस ये कई बार पूछा गया है ना, इसको ध्यान में रखोगे। सिकल सेल एनीमिया में कौन सा जीनोटाइप होता है, तो ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा। तो किसी पेशेंट में अगर एचबीएस एस जीन अगर एक साथ आ जाए तो वह पेशेंट सिकल सेल एनीमिया होगा। उसका जो आरबीसी होगा वह सिकल से पेट हो जाएगा और इम्यून मार देगी और वो एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। यह एक प्रकार का एनीमिया है, खून की कमी है, लेकिन जेनेटिकल होता है। तो ये देखो जैसे ही एचबीएस आएगा तो देखो आप लोग, हमारा हीमोग्लोबिन इसको एचबी से लिखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है इसका दो पार्ट से यह बनकर बना होता है, एक अल्फा चेन का बना होता है और एक बीटा चेन का बना होता है। है ना, हीमोग्लोबिन जो है वह दो प्रकार के प्रोटीन, है ना, चैन, दो प्रकार के प्रोटीन चैन से बना है। हीमोग्लोबिन जो है वह दो प्रकार के प्रोटीन चैन से बना होता है, अल्फा चैन और बीटा चैन। हमारा हीमोग्लोबिन में दो प्रोटीन चैन होते हैं, अल्फा चैन बीटा चैन। तो क्या होता है जब ये एचबीएस एक साथ आते हैं तो यह बीटा चैन में परिवर्तन कर देता है। हीमोग्लोबिन का जो बीटा चैन है उसको ये चेंज कर देता है, जिसके कारण आरबीसी का शेप ही चेंज हो जाता है। वो देखो कैसे होता है, ये है हीमोग्लोबिन, इसका चैन होता है, ये है बीटा चैन, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां उसके बाद चलते रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है इसका जो बीटा चैन है उसके 6th पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाता है, यहां पर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन बोले तो 6th पोजीशन पे जो एमिनो एसिड होता है वह बन जाता है, वो होता है GAG, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बीटा चेन ही है। तो यहां पर देख रहे हो जो छठा है 1 2 3 5 6 7 8, छठा जो है GAG ये बदल जाएगा GUG में, मतलब A के जगह पे U आ गया। ये GAG क्या है GUG क्या है अगले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन याद रखो GAG जो होता है वो वैलिन को दर्शाता है, सॉरी ये जो है यह दर्शाता है ग्लूटामिक एसिड को, और GUG जो दर्शाता है यह वैलिन को दर्शाता है। ये दोनों एक प्रकार के एमिनो एसिड है। आप लोग को 11th में पढ़ाए थे, हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? उसमें से ये दोनों एक प्रकार होते हैं। तो होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में कि जो हीमोग्लोबिन का बीटा चैन है उसका जो 6th पोजीशन है, मतलब छठा जो एमिनो एसिड है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। वो ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन में, वैलिन एमिनो एसिड में, जिसके कारण पूरा का पूरा आरबीसी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। डीएनए में कहीं भी एक पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो वो
आपका पूरा शरीर ही चेंज हो जाएगा। उसको जगा दो, उसको जगा दो, उसको जगा दो। समझ रहे हो बात को? इसको बोल रहे हैं, इसको टोपी वाले को। नींद आ जाता है, नींद आ ही जाता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। क्या बताएं हमने, सिकल सेल में क्या होता है भाई कि बीटा हीमोग्लोबिन का बीटा जो चैन होता है उसके 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड को हटाकर कौन आ जाता है, वेलिन, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में देखो, बहुत अच्छा से फिगर दिया हुआ एनसीईआरटी वालों ने। उधर ही है, नीचे ही है। अच्छा उधर है ना भाई, पी डिग्री के बाद ही है सब। ये देखो सिकल सेल एनीमिया है ना। यहाँ पे देखो ये आरबीसी है, और आरबीसी कैसे में बदल गया, ऐसा हो गया, लंबा लंबी हो गया ना, दो कोना हो गया इसका। तो ये सिकल सेप आरबीसी है, यही है। ये चेंज हो गया, देखो कैसे लिखा है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जीन है उसमें जो है ग्लूटामिक एसिड है, बीटा चेन है ना। देखो फर्स्ट में देखो इसका चैन है, ये सभी एमिनो एसिड है। तो छठा पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होती है ना। जब सिकल सेल हो रहा है तो यहाँ पे देखो सब सेम है, वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्योरेनिन, प्रोलिन, पांचवा तक सेम है, लेकिन छठा में देखो ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आ गया, बाकी सब सेम ही है। तो इतना सा बस चेंज होने के कारण देखो ये चेंज हो गया। ये है HbA पेप्टाइड और ये है HbS पेप्टाइड, एस फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो इस आदमी को जाहिर सी बात है सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे द defect is caused by substitution of glutamic acid, substitution of glutamic acid by valine at sixth position of beta chain of hemoglobin। क्या लिखे हैं कि बीटा चैन के छठे पोजीशन में गड़बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूटामिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसको हटाकर अपने आ जाना, उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप लोग पढ़ोगे, उसमें कोई एलिमेंट किसी अन्य एलिमेंट को हटा करके खुद आ जाता है, उसको हटा दिया, समझ रहे, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर भी हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड को हटा करके वैलिन बैठ गया, जिसके कारण शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ रहे बात? तो क्या क्या समझे आप लोग समझे कि भाई जब HbS आता है ना, सिकल सेल एनीमिया जो है उसके दो जीन होते हैं, HbA HbS। जब HbS आता है उस समय जो होता है सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। ये HbS क्या करता है, यह क्या करता है कि बीटा चैन का जो छठा एमिनो एसिड है उसको हटा करके कोई और एमिनो एसिड आ जाता है, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है सिकल शेप में।
तो देखो इसका कारण क्या बताए, जीन क्या बताए, HBS, क्या नाम है, HBS जीन जैसे ही आ जाएगा वो क्या करेगा, बीटा चेन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा। कोई कोड होता है पता है आपको, बहुत सारा कोड होता है ना, अगर उस कोड में कोई नंबर जोड़ दो या वहां से हटा दो, पूरा कोड ही चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो वही चीज तो यहां पर भी है, कोड ही चेंज हो रहा है। तो यहां पर बाय सिकल सेल में चेंज हो गया, ये हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया। ये क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है यह प्रकार का एनीमिया होता है जो जीन के कारण, डिफेक्ट के कारण होता है। और एक खुशी की बात यह होती है कि जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता, कभी भी जीवन में मलेरिया नहीं होगा। उसका कारण है क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट अगर इसमें आएगा ना वो ग्रो ही नहीं कर पाता, डेड कर जाता है, रहने के लिए जगह ही नहीं है सिकल सेल में। तो जितना भी अफ्रीका महादेश में जिसको भी सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया नहीं होता। तो वहां पर अगर मलेरिया नहीं हो रहा है क्योंकि वहां मच्छर सबसे ज्यादा पाया जाता है, गर्म इलाका है अफ्रीका महादेश, मच्छर बहुत ज्यादा आता है, मलेरिया का आतंक उतना ही होता है, मतलब ठूस ठूस के मलेरिया होता है। अगर किसी को मलेरिया नहीं है तो डाउट हो जाता है डॉक्टर को, मलेरिया तुमको नहीं हो रहा है ना, तो उसका जांच होता है तो पता चलता है सिकल सेल एनीमिया है। कि भाई इसमें मलेरिया कैसे होगा, ये तो अपने शेप इसका चेंज हो गया आरबीसी का, इसमें भले रह लेगा इसमें नहीं रह पाएगा, इसलिए कभी भी नहीं होता उसको। लेकिन वही बात है, मलेरिया से ज्यादा डेंजर है, मलेरिया हो गया तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ये होगा तो कुछ सालों बाद पूरा जीवन वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार खून की कमी कितना बर्दाश्त करेगा, हरदम खून की ही कमी रहेगा उसको, कितना खून चढ़ाएगा। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। तो इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ लेना है, इसको सेम चीज लिखा हुआ है वहां पर भी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, और क्या था, जीओजी का फुल फॉर्म नहीं होता, ये एमिनो एसिड का लिखने का तरीका है। ये अभी आपको बोले ना, अभी ये समझ में नहीं आएगा, जीएजी क्या है, जीओजी क्या है, आप लोग को पढ़ाएंगे न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ग्वानिन, एडेनोसिन, साइट, ये अभी समझ में आएगा नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा बिना पढ़ाए हुए, तो इसी को ऐसे ही रहने दो। तो इसके बाद हम लोग चलते, और क्या बचा है, थैलेसेमिया। हाँ तो थैलेसीमिया, उसके बाद तो कुछ नहीं है, सिलेबस में नहीं है, एक ही बचा है, एल्बिनीज फलना चिलना जितना भी लिखा है तो वो सब नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो, एक थैलेसीमिया है, उसके बाद फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यह भी एनीमिया ही होता है, खून की कमी होती है, लेकिन इसका प्रोसेस अलग होता है ना। थैलेसीमिया हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, जब छठा सातवां क्लास में थे, तो उस समय थैलेसीमिया का बहुत ज्यादा मतलब प्रकोप था, है ना। तो हम लोग के स्कूल में मतलब पैसा बांट, मतलब सबको काम दिया गया था जो जितना ज्यादा पैसा ला सकता है, पैसा मतलब मांग मांग के, मतलब जहाँ रहते हो अंकल उंकल जो भी है आपके आस पड़ोस में, आपको पैसा लाना। तो उस समय सबसे हाईएस्ट जो कलेक्ट किया था क्लास का वो 150 रुपया, उस समय 150 बहुत था,
उस समय 2 रुपया देता था सब, 1 रुपया, 2 रुपया, 8 आना भी देता था, है ना, लगभग 2000 ईस्वी में। तो उस समय 8 आना 1 रुपया वैल्यू था उसका। 5 रुपया दे दिया तो बहुत ज्यादा। हम नाना जी से 10 रुपया लिए थे, 10 रुपया बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हमको मिला। हमको लग रहा है 50-55 रुपया सेलेक्ट। उस समय 50 रुपया बहुत था। 100 रुपया में पूरा महीना का खर्चा निकल जाता था 2000 में। उसमें सस्ता था, बहुत सस्ता था। मतलब हम ज्यादा कुछ बोल दिए, 100 में नहीं हो पाएगा, लेकिन 500 तक में उस समय महीना का खर्च निकल जाता था। समझ रहे हो? हम लोग राशन होता है ना, राशन, राशन समझते हो? तो राशन होता था, महीने भर खाता चलता था हम लोग का। तो 300-350 रुपया महीना का आता था, है ना। 1 रुपया किलो आलू था, 2 रुपया किलो आलू था। मतलब इधर बहुत उछाल मारा, बहुत महंगाई बढ़ गया। तो कोरोना के बाद से तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। 5 रुपया चाय पीते थे, 10 रुपया डायरेक्ट हो गया। सब चीज बढ़ा दिया। 10 रुपया का मैगी अब 15-16 हो गया, बहुत बढ़ गया। तो हम लोग इकट्ठा किए थे इसी के नाम पर, थैलेसीमिया। और ये भी सोचते थे कि कुछ पैसा बचा लेंगे, लेकिन वहाँ क्लास में इतना कंपटीशन था, सोचते थे कम देंगे तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तो और भी अपने से मिला के उसमें डाल दिए थे, 55 रुपया पुड़ाए थे। हाईएस्ट पूरे स्कूल में गया था 150 रुपया। सबसे जिसके पास जाते थे, कॉलोनी में जाते थे, है ना, थैलेसीमिया का हमको लेना है, इकट्ठा करना है, तो दे देता था सब। स्कूल के तरफ से अभियान चला हुआ था थैलेसीमिया मिटाने के लिए, पेशेंट के लिए जो है। तो थैलेसीमिया एक प्रकार का बीमारी है, जेनेटिकल डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है, जिसके कारण डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण जो होता है थैलेसीमिया होता है। तो थैलेसीमिया इसमें भी एनीमिया होता है। तो देखो, सिकल सेल एनीमिया में जो था, वहां पर ये एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अभी जस्ट बताया आपको, 2 चैन होता है, अल्फा चैन और बीटा चैन। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में खाली बीटा चैन में प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन थैलेसीमिया में जो है दोनों चैन में डिफेक्ट आ जाता है, अल्फा चैन, बीटा चैन। अगर बीटा चैन में डिफेक्ट आया तो, सॉरी, अल्फा चैन में आया तो इसको कहा जाता है अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा चैन में डिफेक्ट आया तो वह कहलाएगा बीटा थैलेसीमिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे थैलेसीमिया is 2 type अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा होगा बीटा थैलेसीमिया। ये हो जाएगा ड्यू टू डिफेक्ट इन अल्फा चैन, और ये होगा ड्यू टू डिफेक्ट इन बीटा चैन। ठीक है। अब इसमें जो जीन जिम्मेदार होती है वह क्रोमोसोम नंबर
16 और 11 में होता है। क्रोमोजोम टोटल 46 है, कितने हैं? तो 16वां और 11वां क्रोमोजोम में अगर डिफेक्ट आता है तो वह थैलेसीमिया कॉज करता है। जीन ऑफ क्रोमोजोम 16 and 11 cause thalassemia। ये हो गया आपका थैलेसीमिया। तो दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, है ना। और डिफेक्ट जो आता है वह क्रोमोजोम नंबर 16 और 11। इसमें होता क्या है, हीमोग्लोबिन ही डिफेक्ट हो जाता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होने के कारण हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, तो आरबीसी का काउंट भी क्या होगा, घट जाएगा। हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो उसको क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। ये हो गया थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दिया हुआ है क्या? कहाँ चल गया? नीचे होगा। कलर ब्लाइंड, सिकल सेल, फिनाइल, अच्छा यहाँ पर है। देखो थैलेसीमिया के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है, दिस इज ऑल्सो ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड disease transmitted from parent to offspring when both partner are unaffected carrier for gene heterozygous. The defect could be due to either mutation or deletion which ultimately result in reduction rate of synthesis one of the globin chain alpha chain bit that make up hemoglobin। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वह डिफेक्ट होगा। क्यों डिफेक्ट होगा? क्योंकि उसका जो अल्फा चैन है और बीटा चैन है वो क्या होगा, बनेगा नहीं, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन कैसा हो जा रहा है, एबनॉर्मल। हीमोग्लोबिन अजीब तरह का शेप हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू एनीमिया व्हिच इज कैरेक्टराइज ऑफ द डिजीज। तो एनीमिया होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ रहा है। सिकल सेल एनीमिया में भी हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ रहा था, उसमें खाली बीटा चैन में प्रॉब्लम डिफेक्ट आ रहा था। यहाँ पर अल्फा चैन और बीटा चैन दोनों में डिफेक्ट आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हिच चैन हीमोग्लोबिन molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain affected, while beta thalassemia, production of beta chain is affected. ये आपको बता चुके हैं। अल्फा चैन में डिफेक्ट आएगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा में बीटा थैलेसीमिया। उसके बाद अगला जो है, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbHb। देखो इसका जीन का भी नाम दिया हुआ है, अल्फा थैलेसीमिया HbA1 HbA2 है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है HbA फर्स्ट और HbA सेकेंड, और ये दूसरा जो डिफेक्ट है ये दूसरा है HbB1 HbB2 है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो है अल्फा थैलेसीमिया होगा और ये जो होगा ये बीटा थैलेसीमिया होगा।
अल्फा थैलेसीमिया में 2 जीन आपको दिख रहे हैं, जीन, ये भी जीन है, ये भी जीन, ये भी जीन है, ठीक है। तो देखो ऑन क्रोमोजोम कितना है 16 by observed due to mutation or deletion of one or more 4 gene. The more gene affected, the less alpha globin molecule produced, while beta thalassemia is controlled by a single gene HBB, है ना। On chromosome 11 of each parent occur due to mutation of one or both gene. Thalassemia differ from sickle cell anemia in that former is quantitative problem of synthesis to few globin molecules, while the latter is a qualitative problem of the synthesis of incorrectly function globin. क्या कह रहा है, देखो सिकल सेल एनीमिया क्या था, वह कुछ ही बीटा चेन में डिफेक्ट के कारण हो रहा था, लेकिन थैलेसीमिया जो होता है पूरा का पूरा मतलब डिफेक्ट ही कर देगा। तो सिकल सेल से ज्यादा घातक कौन हुआ, थैलेसीमिया। उसमें तो कुछ मॉलिक्यूल डिफेक्ट होता था, इसमें क्या कह रहा है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक, पूरा उसका खत्म ही हो जाना, और वो क्वांटिटी में था, क्वांटिटेटिव। सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ही गिने चुने हुए जो है ग्लोबिन मॉलिक्यूल में डिफेक्ट हो रहा है, लेकिन यह पूरा का पूरा ही डिफेक्ट हो जा रहा है। तो ये जो होता है वो थैलेसीमिया है ना। तो ये हो गया आपका थैलेसीमिया। क्या हो गया, थैलेसीमिया। अब हमारा जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है देखो सब खत्म हो गया, और जो भी अल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये सब जो था वो पढ़ना नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वो सब नहीं पढ़ना है। तो देखो आप लोग को याद होगा कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है 2 प्रकार का था, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक। ऑटोजोमल में 2 प्रकार था, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल रिसेसिव ये है, ऑटोजोमल डोमिनेंट बताए थे कि उंगली का 6 उंगली हो जाना, 7 उंगली हो जाना, उसके बाद उंगली छोटा हो जाना, है ना। हंटिंगटन कोरिया बताए थे ऑटोजोमल डोमिनेंट में, जिसमें 25 साल के बाद कांपने लगता है पूरा शरीर। उसके बाद सेक्स लिंक्ड वाला जो था, हम लोग सेक्स लिंकेज में पढ़ चुके थे, उसमें सेक्स एक्स लिंक रिसेसिव और डोमिनेंट लिखाए थे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वो सब पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोम में होने वाला, अभी तक जितना पढ़े वो जीन में हो रहा है, भले वो क्रोमोजोम पर, जीन तो क्रोमोजोम पे होगा, वो जीन के कारण हो रहा है। समझ रहे बात को। तो वही बात है, अब पढ़ेंगे क्रोमोजोमल। हमारा देश बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर कहीं कहीं बाढ़ आता है, बाढ़ आता है, बहुत बड़ा देश है। मतलब बिहार में बाढ़ आ गया, उड़ीसा में बाढ़ आ गया, तो हम लोग को कहते हैं कि भारत की इस जगह पे बाढ़ आया। वही पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, तो वहां पे बाढ़ हो गया तो पूरा पाकिस्तान डूब जाता है। जगह छोटा है, क्षेत्रफल में कम है, तो वहां पे बाढ़ आएगा। जैसे यहाँ पे यूपी में बाढ़ आया, हम लोग बोले यूपी इतना ही बड़ा है लगभग, पाकिस्तान थोड़ा मोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो यूपी में बाढ़ आया, इंडिया में यूपी में बाढ़ आया, वहां पे क्या होगा, पाकिस्तान में पूरा बाढ़ आ गया। तो वही चीज यहाँ पर है, जेनेटिकल जीन डिसऑर्डर में क्रोमोजोम का एक छोटा सा पार्ट ही डिफेक्ट हो रहा था, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में पूरा का पूरा क्रोमोजोम ही डिफेक्ट हो रहा है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम लोग लिख चुके थे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं। इसको कहा जाता है इसे कहा जाता है ऑटोजोम, और इसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम, है ना। तो ऑटोजोम क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम क्रोमोजोम 44 होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम दो ही होते हैं, एक्स एक्स या एक्स वाई। तो यही आप लोग पढ़े थे ऑटोजोमल रिसेसिव, जैसे लिखे थे ना उधर सिकल सेल में ऑटोजोमल रिसेसिव जीन, तो वहां पर जीन जो था वो ऑटोजोम क्रोमोजोम पर है, और सेक्स लिंक्ड होगा तो सेक्स क्रोमोजोम पर होगा। तो यहां पर देखो, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो है क्या दो प्रकार का होता है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो है यह दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है यूप्लॉइडी, और दूसरे को कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। तो दो तरह से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और भी आते हैं, जैसे क्रोमोजोम का जो है स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। तो यहां पर जो देखो, यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, जब क्रोमोजोम का सेट चेंज हो जाए। क्या हो जाए? सेट मतलब दो सेट है तो चार हो जाए, छह हो जाए। तो क्रोमोजोम का सेट चेंज हो जाए उसको कहा जाता है यूप्लॉइडी। तो यहां पर लिखेंगे क्रोमोजोम सेट चेंज। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये जैसे है, तो इसमें मान लो एक सेट क्रोमोजोम है और ये बदल जाए इस तरह से, इसका दो सेट हो जाए, है ना। सेट में चेंज हो रहा है, वन सेट और ये टू सेट। तो दो सेट हो जाए तो क्रोमोजोम का सेट का चेंज हो जाना यूप्लॉइडी कहलाता है। तो देखो, ऐसा कब होता है हमारे शरीर में? जब कोशिका विभाजन के समय में क्रोमोजोम डिवाइड हो जाए, क्रोमोजोम डिवाइड हो जाए और लेकिन सेल डिवाइड ना हो। क्रोमोजोम डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल नहीं डिवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन में सेट चेंज हो जाए, बढ़ जाता है। बचपन में हम लोग क्या करते, दोस्त वगैरह करता था, पहले तुम इतना करो फिर उसके बाद हम करके दिखाएंगे, है ना। तो क्या होता था, बहुत सारा दोस्त क्या होता था, करवा दिया उसके बाद बोलता था हम नहीं करेंगे। बहुत सारा ऐसा चीज होता है खेल खेल, तो उसमें भी वही हो रहा है। कोशिका विभाजन हो रहा था, क्रोमोजोम डिवाइड हो गया, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो पाया, जिसके कारण क्रोमोजोम उसी में रह गया। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सेट चेंज। तो ऐसा क्या होता है, व्हेन क्रोमोजोम डिवाइड बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, दिस कॉज यूप्लॉइडी।
यूप्लॉइडी को हम लोग पॉलीप्लॉइडी भी कहेंगे। पॉलीप्लॉइडी मतलब ये मान लो डिप्लॉयड है तो ये क्या होगा, हेक्साप्लॉइड। हैप्लॉइड है तो डिप्लॉयड हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी होता है, क्रोमोसोम जो है वह डिवाइड तो हो जा रहा है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रहा है ना। बाउंड्री डिवाइड नहीं हो रही लेकिन रूम डिवाइड हो गया, इसी के कारण सेट में चेंज हो गया। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, जब क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए। क्या हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए। यहां सेट हो रहा था, यहां नंबर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम नंबर चेंज। और कितना चेंज हो सकता है, या एक या दो, उससे ज्यादा नहीं। या तो एक कम हो जाएगा या एक बढ़ जाएगा, या तो दो कम हो जाएगा या दो बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 46 क्रोमोसोम है तो 47 हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 48 हो जाए, 49 नहीं हो सकता है। मतलब एक या दो घट बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी, कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। देखो इसका कारण क्या होता है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। यहां पे देखो, इसका रिलेशन जो है वो है सेल डिवीजन से। ये है सेंट्रियोल। आप लोग सेल डिवीजन पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो आप लोग देखे होंगे कि सेल का ये पोल होता है, इधर भी पोल होता है। तो सेल डिवीजन के समय सेंट्रियोल जो है वह दोनों पोल पे चला जाता है, और इससे जो है धागा निकलता है, इस तरह से अटैच हो जाता है क्रोमोसोम से, इस तरह से। ठीक है, अब देखो जैसे ही धागा ये अटैच होता है, दोनों सेंट्रियोल क्या करता है, क्रोमोसोम को अलग कर देता है। क्रोमोसोम अलग करता है जिसके कारण सेल डिवीजन के बाद दो क्रोमोसोम इस सेल में, दो क्रोमोसोम इस सेल में, आधा आधा क्रोमोसोम विभाजित होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कुछ कारण से क्या होता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, अलग नहीं हो पाता है। जैसे देखो फिगर में दिखा रहे हैं, ये सेंट्रियोल, ये भी सेंट्रियोल, ये दोनों तो सही है। ठीक है, देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पर क्या होता है, नॉर्मली इस क्रोमोसोम इधर जाएगा, दोनों क्रोमोसोम इधर जाएगा। यहां पे देखो स्पिंडल फाइबर टूट गया, जिसके कारण ये क्रोमोसोम को तो इधर खींच लेगा, लेकिन ये वाला क्रोमोसोम इधर खिंचाएगा नहीं।
तो ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक साथ रह जाएंगे और ऊपर वाले सेल में चला जाएगा, जिसके कारण इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया और इसमें एक लेस क्रोमोसोम हो गया। जैसे बचपन में हम लोग पढ़े हैं ना, ऐसे करके, जैसे दो पेड़ पे पढ़े नहीं है, एक बुझव्वल होता था बचपन में, बोला जाता था 3 पंछी इसमें हैं और 3 पंछी इसमें हैं, तो पंछी को ऐसा उड़ाओ कि एक में दुगुना हो जाए, एक में आधा हो जाए। तो क्या करते थे, एक को इधर उड़ाते थे, जिसके कारण इस पे एक ज्यादा हो जाता था और इसमें एक माइनस हो जाता, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। वही चीज यहां पर भी है, ये दोनों पंछी ऊपर जाना चाहिए था, ये दोनों नीचे, मतलब 2-2 बराबर होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, ये वाला टूट गया रस्सी, जिसके कारण 3 ऊपर चले गए, एक यहीं पे रह गया, क्योंकि इसको खींचने वाला रस्सी ही नीचे रह गया और ये जो है ऊपर वाला इन दोनों तीनों को उड़ा करके ले जाएगा। तो इसमें देखो 3 क्रोमोसोम हो गया, इसमें क्या हो गया, 1 क्रोमोसोम हो गया, कम हो गया ना, 1 क्रोमोसोम इसमें कम हो गया, इसमें 1 क्रोमोसोम बढ़ गया, बढ़ रहा है ना जी। तो यहां पर देखो टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, नल्लीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, और चौथा जो है टेट्रासोमी। ठीक है, तो यहां पर नल्लीसोमी मतलब क्या होता है, 2n -2, इसका क्या मतलब हुआ, नल्लीसोमी क्या लिखें, 2n -2, 2n मतलब टोटल क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम इसमें कम है, 2 क्रोमोसोम कम है, तो इसको कहा जाता है नल्लीसोमी, 2 क्रोमोसोम कम हो गया। जैसे 46 है तो कितना हो गया, 44, यही हुआ ना, इसको कहा जाता है नल्लीसोमी, मतलब 2 लेस क्रोमोसोम। अगर मान लो 46 है तो 2 कर दो माइनस, इसको कहा जाता है नल्लीसोमी। मोनोसोमी, मोनोसोमी को इसे लिखा जाता है 2n -1, इस तरह से। कितना क्रोमोसोम कम है, कितना है, 1 कम है, तो इसको कहा जाता है मोनोसोमी। 1 लेस क्रोमोसोम, ठीक है। ट्राइसोमी, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो इसको कैसे लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे, 2n +1 लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा का। और टेट्रासोमी मतलब 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2n +2, मतलब कितना हो जाए, 46 2 48 क्रोमोसोम। कोई दिक्कत, तो यहां पर हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम लोग इसी के आधार पर कुछ डिजीज पढ़ेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो ये सब जो सिंड्रोम है इसी के आधार पर। अच्छा, ये समझ में आया ना जी, ये समझ में आया, क्या आया समझ में, कैसे होता है एन्यूप्लॉइडी, जब कोशिका विभाजन में इस तरह से घटना हो जाए, इसको कहा जाता है क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन।
मतलब क्रोमोजोम यहां पर डिसजंक्शन नहीं हो रहा। डिसजंक्शन किसको कहते हैं? जंक्शन मतलब होता है जुड़ना, डिसजंक्शन मतलब होता है अलग होना। क्या होना? तो यहां पर जो पेयर क्रोमोजोम है यह अलग नहीं हो पाया, जिसके कारण जो एक सेल में एक अलग एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो गया और एक सेल में एक क्रोमोजोम कम हो गया। इसी तरह दो क्रोमोजोम के साथ भी हो सकता है। इसी तरह दो क्रोमोजोम के, तो क्रोमोजोम घटता बढ़ता कैसे है? नॉन डिसजंक्शन के कारण। आप लोग को सेल डिवीजन पढ़ाए थे, आप लोग को पढ़ाए हैं कि मेटाफेज में क्रोमोजोम क्या होते हैं? मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं, उसके बाद दोनों अलग होते हैं इसे करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अलग नहीं हो पाते हैं और एक ही तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण क्रोमोजोम एक तरफ बढ़ जाता है। वही चिड़िया वाला, ये चिड़िया, इसमें तीन, इस पौधे में तीन है, इसमें तीन है, एक इधर से इधर चला गया, ये चार हो गया और ये दो हो गया, इसमें दो बढ़ गया, इसमें दो घट गया। वही चीज यहां पर भी है, चिड़िया उड़ कौआ उड़ वाला हाल है। आ रहा है बात समझ में? तो ये हो गया एन्यूप्लॉइडी। तो आगे कल जो है आगे का पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।